हाय फ्रेंड्स, मैं एसडी सर अप्सरा हिंदी पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महामारी से उत्पन्न संकट के समय आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आपसे निवेदन यह करना था कि एक छोटी सी वीडियो हमने भाषा परिचय पर आपको उपलब्ध कराया था, जिस वीडियो को आपका सहयोग और प्यार मिला, लेकिन वीडियो अधूरी थी। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि उस पॉइंट को दोहराते हुए मैं आगे बढ़ूं तो ज़्यादा अच्छा है। और एक निवेदन और आपसे यह करना है कि मैं कल आपको वर्ण विषय पर एक विशेष सूत्र के माध्यम से वीडियो दूंगा, जिसको आप अवश्य देखें और अपने मित्रों को, दोस्तों को, साथियों को जरूर शेयर करें। तो आइए आज शुरू करते हैं भाषा परिचय। तो भाषा शब्द किस धातु से बनता है? भाषा शब्द भाष धातु से बनता है। भाषा शब्द किस धातु से बनता है? भाष धातु से बनता है। अब प्रश्न उठता है कि भाषा की क्या परिभाषा होती है? भाषा की परिभाषा यह बताई जाती है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को स्वयं समझते हैं। एक बार पुनः आपको बता दूं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को स्वयं समझते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? हमने उस वीडियो में बताया कि भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो उसमें हमने बताया था कि भाषा के जो 3 रूप होते हैं, तीनों की क्या परिभाषाएं होती हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भाव और विचारों को लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे रमेश पत्र लिखता है, तो एक पत्र का लिखना किस रूप में आएगा? लिखित रूप में आएगा। अब दूसरा रूप होता है कि मौखिक। जब हम अपने भाव और विचारों को बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं इस समय मैं किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इस समय टोटली मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरा रूप जो होता है वह है सांकेतिक। जब हम अपने भाव और विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस और क्रिकेट का जो अंपायर होता है वो भी इस तरह उंगलियां दिखा करके सांकेतिक भाषा का ही इस्तेमाल करता है। और अब भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां। भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? भाषा की 5 इकाइयां होती हैं। कौन कौन? नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, नंबर 3 पद, नंबर 4 क्या होता है? वाक्य, और नंबर 5 शब्द। तो भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? 5। कितनी? 5। नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, नंबर 3 शब्द, नंबर 4 पद, नंबर 5 वाक्य। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि मन में उठने वाले स्वतंत्र जो आवाज होते हैं, मन में उठने वाली जो स्वतंत्र आवाज होती है उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे
ये क्या है? ध्वनि। अब नंबर 2 प्रश्न होता है वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब शब्द किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जैसे क, म, ल। ये 3 वर्णों का एक समूह जिसका एक अर्थ है, एक फूल है, तो इसे हम शब्द कहते हैं। एक बार पुनः आपको परिभाषा बता दूं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? कभी कभार प्रश्न उठता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तमाम लोग नहीं जानते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। मैं आपको स्पेशली बताता हूँ कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है। अब इसमें एक एक जो शब्द है सब पद कहलाते हैं। राम का एक पद है, पत्र एक पद है, लिखता है एक पद। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा पद किसे कहते हैं। एक बार पुनः आपको बता दूं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि वाक्य किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह से कोई एक पूर्ण अर्थ देने वाला बनता है तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है या मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सारी चीजें क्या है? ये वाक्य के तहत आती है। अब आपको भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं शायद समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर प्रश्न करता हूं कि लिपि किसे कहते हैं? मैं लिपि शुरू करूं इसके पहले मैं पुनः एक बार चाहता हूं कि आप भाषा की इकाइयां की परिभाषा जो हमने बताया है उसको आप एक बार पुनः जान लें। मन से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे हमने ये बताया था और ताली बजाया था, ये सारी चीजें शायद आप ध्वनि को आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि मन से उत्पन्न होने वाले स्वतंत्र आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि भाई वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अभी भी हमने आपको बताया जैसे क, ख, ग आदि। अब फिर हमने बताया था कि शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल ये हमने आपको लिखा था। फिर हमने बताया था कि पद किसे कहते हैं? पद आपको बता दूं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि राम पत्र लिखता है तो राम पत्र लिखता है, ये एक एक पद है। और फिर हमने बताया था आपको कि वाक्य किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, राम घर जाता है, तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर अब आपको लिपि की परिभाषा में बता दूं कि लिपि किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि। देखो बच्चों, लिपि को लोग गलत भी लिख देते हैं, लिपि लिख देते हैं, लिपि पढ़ते हैं, जबकि वो क्या है? 2 में छोटी की मात्रा होने के कारण क्या होता है? उसे लिपि पढ़ना चाहिए। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में नेपाली लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, तमाम और भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है तो आप बता देंगे। क्या बता देंगे? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अगर मैं पूछूं कि संस्कृत की लिपि क्या है तो आप तुरंत बताएंगे देवनागरी है। मैं पूछूंगा नेपाली तो आप तुरंत बताएंगे देवनागरी है। और मैं पूछूंगा कि
क्या नाम है भाई, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, रोमन है। और मैं पूछूं कि भाई ये बताओ कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरमुखी है। इसी तरह मैं पूछूं रूसी और बुल्गारियन की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि क्या है, रूसी है। पंजाबी की लिपि पूछी जाए तो आपको बताया है कि गुरमुखी है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश सबकी लिपियां क्या होती है, रोमन। और उर्दू, फारसी, अरबी, सिंधी की लिपि क्या है, सब की सब क्या होती है, इनकी लिपियां हैं फारसी। अब थोड़ा सा और अगले पॉइंट पर चलते हैं, बोली। बोली किसे कहते हैं, किसी सीमित क्षेत्र को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली किसे कहते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसे कहते हैं बोली, किसी सीमित क्षेत्र में, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, ये सब क्या है, हमारी बोलियां हैं। आगे बच्चों चलते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, क्योंकि व्याकरण ही अब शुरू होने जा रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। आइए हम आपको व्याकरण बताते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण, पहली बात तो ये कि एक जो व्याकरण शब्द होता है ना, ये कितने शब्दों की मेल से बना है, 3 शब्दों के मेल से बना है। वी धन आ धन कर, कितने शब्दों के मेल से बना है, 3 शब्दों के मेल से बना है। विधन, आधन, करण, जिसका अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। जिसका अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। अब आपके दिमाग में उठ रहा कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। व्याकरण की परिभाषा आपको याद हो गई होगी, शायद एक बार पुनः आप जान लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। मैं आपसे प्रश्न कर दूं कि व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, तो शायद आप पढ़े होंगे, जरूर आंसर देंगे कि व्याकरण के 4 विभाग होते हैं। कौन कौन, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग और एक छंद विभाग भी होता है। तो इस तरह विभागों की बात करें तो बहुत विभाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो व्याकरण के 3 मुख्य विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण विभाग में किसका वर्णन किया जाता है, वर्ण विभाग में वर्णों के आकार, वर्गीकरण, उसके संयोग, संध्या का वर्णन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन शब्द विभाग में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, उसका वर्गीकरण आदि का वर्णन किया जाता है। और वाक्य में वाक्य के अन्य वाक्यों से संबंध, उसका विश्लेषण, उसका संश्लेषण, विरामों के साथ किन विरामों का इस्तेमाल किया जाता है, आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है, किस विभाग में, वाक्य विभाग में। तो बच्चों, भाषा परिचय का यह जो टॉपिक है, लगभग छोटे छोटे शब्दों में हमने समाप्त किया। अंत में मैं आपके सहयोग, सुझाव और कमेंट के लिए हृदय से प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।